बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, 8 फरवरी यानी पाकिस्तान में आम इंतखाबात का दिन 8 फरवरी से लेके आज यानी 20 तारीख 12 दिन का दौरानिया है। इन 12 दिनों में बेशुमार जगहों के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मंजर आम पे आते रहे, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, बयानात मंजर आम पे आते रहे और फिर इसी मामले में हुकूमत साजी के लिए हर कोई अपने तय दावे करता रहा। इस ज़मन के अंदर एक पार्टी ने विक्ट्री स्पीच देते हुए हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और हमें यह मंजरनामा वज़ा होने लगा कि एक मखलूत हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आएगी। लेकिन मखलूत हुकूमत के भी खाके के अंदर कुछ चीज़ें हमें गायब दिखाई दे रही हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इब्तदाई तौर के ऊपर हुकूमत बनाने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन फिर काबीना में हिस्सादार ना बनने की ख्वाहिशमंद हुई, उसने आईनी जो नशिस्तें हैं और आईनी पोस्टें हैं वो लेने के लिए बात आगे बढ़ाई, जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कल के दिन तक बात आई, मुख्तलिफ औकात के अंदर मुलाकातें हुई, लेकिन वो मुलाकातें भी किसी नतीजे के ऊपर खत्म न हो सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये राय रखते हैं कि मैं अपनी शर्त के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा, लेकिन फिर उनके तर्जुमान ये भी बात मानते हैं कुंडी साहब कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी तक मंजरनामा वज़ा नहीं हो सका। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अफराद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और इस ज़मन के अंदर वो मखसूस नशिस्तों का मुतालिबा करेंगे और वो भी ये समझते हैं कि मुल्क के तूल अर्ज में उनके नजदीक जहां जहां पर धांधली हुई है, जिसके मुकदमात इस वक्त अदालतों के अंदर ज़ेरे इल्तवा हैं, कई जगहों के ऊपर अदालत ने कामयाबी के नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर रखा है, तो वो हुकूमत बनाएंगे और उनकी नंबर गेम इस वक्त पूरी है। नंबर गेम किसकी पूरी है? आने वाले हुकूमत को क्या मुआशी चैलेंजेस दरपेश होंगे? इस केओस से, इस टर्मोइल से किस तरीके से निकला जा सकता है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा खुर्रम रोखड़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपकी तरफ आता हूं। अगर मौजूदा मंजरनामा देखा जाए, अभी तक तो मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा ही पुकारूंगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद मुझे पार्लिमानी एतबार से आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रहनुमा पुकारना पड़ेगा। क्या समझते हैं अब तक की नंबर गेम हुकूमत बनाने के लिए किस हद तक पेपर वर्क हो चुका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त बदकिस्मती से मुल्क के ऐसे हैं, कोई भी खुशी से जो है वो एक्सेप्ट और ये मुश्किलात हैं और आज की मुश्किलात और भी बढ़ेंगी। जिस तरह IMF की शराइत आ रही है और पाकिस्तान के अंदर जो माशी मुश्किलात हैं वो सबके सामने है। बेरोजगारी है, महंगाई इस हद तक है कि पॉपुलर तब आप बन सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर आकर जब आप महंगाई को कम करेंगे और लोगों को रिलीफ देंगे। कि मुझे माजी करीब में होता हुआ, मुस्तकबिल करीब में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इन हालात में सिर्फ ऐसी हुकूमत जो कि आवाम की मैंडेट लेकर आती है और 2/3 अक्सरियत के साथ आती है, उसके पास अक्सरियत होती है, तो फिर तो सख्त फैसले भी होते हैं और अपने तय वो फैसले करते हैं और आवाम को मुतमईन करते हैं। लेकिन यहाँ देखें कि मैंडेट चोरी हुआ है। मतलब ये है कि हमारी कम से कम अगर हम 170-180 सीटें हमारी होती तो आज हम इस पोजीशन में होते कि हम अपनी हुकूमत बनाते। बेशक हालात सख्त से सख्त होते, लेकिन उस हिसाब से हम अपना स्ट्रेटेजी तय करते और पाकिस्तान की मुश्किलात को हल करके आगे ले जाते। बदकिस्मती देखें कि एक तरफ तो मैंडेट चोरी हुआ और जिसको लाने का कहा गया कि जी वो लंदन से लेकर आए, उनको वज़ीर आज़म बनाना था, वो तो पीछे हट गए। वो कह रहे जी मैं तो बनना ही नहीं, मुझे तो 2/3 अक्सरियत दो, तब जाके तो 2/3 अक्सरियत किससे मांग रहे हैं? शौकत यूसुफ ज़ई साहब किसको लेके आए हमें तो ये मालूम नहीं है, क्योंकि जावेद लतीफ साहब कल से ये कह रहे हैं कि जिनको लेके आए हैं उनको हुकूमत दें, 6 महीने हुकूमत दें, लग पता जाएगा। तो हमें समझ नहीं आ रही कि लाया किसको गया। ये तो सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सारी जिंदगी नाअहल किस तरह प्रोटोकॉल के साथ लाया गया और उनको बावर कराया गया कि जी हम आपको 2/3 अक्सरियत ला के देंगे। लेकिन आपको पता है कि जो भी इस गेम का हिस्सा बनता है उसके साथ यही होता है और मेरे ख्याल से अब ये वक्त है कि इस गेमों से निकल कर आवाम की तरफ जाना चाहिए हमें। तो हम तो उसमें हैं, हम तो अदालती कोशिशों में हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी इसके बावजूद कि हमारे पास निशान भी नहीं था, इसके बावजूद कि हमें कैंपेन भी नहीं करने दिया गया,
फिर भी आवाम ने वोट दिया PTI को। थोड़ी सी मुश्किलात हैं। आपने कहा सुन्नी इत्तेहाद, बिल्कुल हमारे इत्तेहादी हैं और हम खुशी से ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने असली हालत में वापस बहाल होगी। लेकिन हम अदालती जो जंग है वो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि अब वक्त है कि अब अदालतें इंसाफ दें। इंसाफ नहीं देंगे तो अवाम, अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान किस रुख पे जा रहा है। कोई किसी के पास इसका हल नहीं है। जाहिर है अगर आप चूं चूं का मुरब्बा बना के गवर्नमेंट बनाएंगे तो तब भी आप फैसले उस तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या PMLN का जो वो वजीर आजम जो 1.5 साल पहले रह चुका है, जिसने मुल्क के हालात यहाँ तक पहुंचाए, और ये जो निगरान हुकूमत है ये उन्हीं की वजह से बनी है, तसलसल है वही, तो ये कौन सा ऐसा कारनामा करेंगे? और IMF के चंगल है या उससे हटकर कोई रिलीफ देंगे आवाम को, मुझे तो नहीं लग रहा। यानी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक तो इब्तदाई तौर पे किसी के पास मौजूद नहीं। रोखड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से ज्वाइन करने के लिए। नताइज की बात की जाए इलेक्शन 2024 के, पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी नशिस्त ना निकाल पाए। अभी जो सदर हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, उनकी नशिस्त के ऊपर भी जो जीत का नोटिफिकेशन है गालिबन वो मुअत्तल हो चुका है। इब्तदाई तौर पे इतला तो ये थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वफाक में भी पंजाब में भी हुकूमत की हिस्सेदार होगी, वजारतें पास होंगी। अब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं IPP का? देखिए, मुस्तकबिल तो हमारी कोशिश के ऊपर है और इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन है उसको इस तनाजुर में देखिए कि हम ये पहले भी, मेरे जैसे जो पॉलिटिशियंस थे, हमारा ये था कि हम सीट एडजस्टमेंट की तरफ ना जाएं और हम पूरी तैयारी के साथ अपना इलेक्शन लड़ें और पार्टी बनी है इसको हम बनाएं। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन इस वक्त हमारे साथ 4-5 और लोगों ने ज्वाइन किया पंजाब के अंदर भी, और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है और शायद मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग हमें ज्वाइन करेंगे सेंटर के अंदर भी। अब पार्टी तो तब बनेगी हम जितनी मेहनत करेंगे, हम जितना अच्छा मंशूर लेकर जाएंगे और जितना हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और लोगों के साथ हम जितना अच्छा इंटरेक्शन करेंगे तो अब पार्टी जाके फ्लरिश करेगी। तो मैं तो मेहनत के ऊपर, ज़ाती तौर पर मेहनत के ऊपर और डिसिप्लिन के ऊपर यकीन रखता हूं कि हम अपनी डायरेक्शन को ठीक रखें। हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, नहीं तो वरना जब अप्रोच आदमी तब्दील करता है तो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन में आई हुई पार्टियां भी अपनी अप्रोच की वजह से तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और हमारी जैसी जो पार्टी है, मैं ये समझता हूं कि हमारी अप्रोच ठीक रहे और हम प्रोग्रेसिव रहें तो हम एक्सेल कर सकते हैं। एट वन टाइम हम कुछ न कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अचीव कर जाएंगे। जी नहीं, हाँ, आपने ये कहा कि हमें सीट एडजस्टमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। दो नशिस्तों की अगर बात की जाए, अलीम खान साहब की और आन चौधरी साहब की, वो तो सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में ही आपको मिली। नहीं, देखिए, मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है कि हमें सीट एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो उसकी वजह क्या होती है कि जब आप कहते हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो जितनी सीट्स के लिए आपकी एडजस्टमेंट की बात चलती है वहीं पर आप फिक्स हो जाते हैं और बाकी जो लोग हैं वो डिप्राइव भी फील करते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं, या उनके लिए उतना करिश्मा या उतना चांस नहीं होता। ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है। MQM ने भी पहले कहा कि हम सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, और फिर उन्होंने अपना इलेक्शन की तरफ चले गए और अपनी उन्होंने सीट निकाली। तो मैं फिर ये कह रहा हूं कि मेरा प्रिंसिपल स्टैंड ये था कि हम सीट एडजस्टमेंट की तरफ ना जाएं, हम अपनी पॉलिटिकल अप्रोच और मूवमेंट को जारी रखें और हम उसमें ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। मैं अभी भी ये कहता हूं कि हमारे पास बहुत अच्छे चांसेस थे अच्छा परफॉर्म करने के। जी, अच्छे चांसेस है अच्छा परफॉर्म करने के। कादर मंदोखेल साहब ये बताइएगा कि बहुत से अदवार चल चुके हैं PMLN के साथ बातचीत के, लेकिन अभी तक कोई मुस्बत नताइज देखने में नहीं आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस इस वक्त डेडलॉक के ऊपर खड़ी है? क्या आईनी नशिस्तें नहीं मिल रही या फिर वहां से बज़िद हैं कि आपको काबीना का हिस्सा भी बनना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, आईनी नशिस्तें लेना तो बात की बात है, मगर उसका इंतखाब लड़ना तो हमारा और बाकी पार्टियों का भी एक आईनी हक है कि हम सदर पाकिस्तान का इलेक्शन लड़े, स्पीकर का लड़े, सेनेट के चेयरमैन का लड़े या कोई भी और उहदा हो उसके लिए हम लड़े, ये तो हमारा हक है।
अब वो रह गई है जहाँ तक जो डेडलॉक है, और डेडलॉक मुझे नहीं समझ में आ रहे थे कि एक तरफ नून लीग बातें कर रही है, एहतियात की बातें कर रही है हुकूमत के साथ मिलाप की, और दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो ना वो कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि इनके अपने सफ़ों में जो ना वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून साफ साफ कह देना कि भाई वो खुद लड़े। हम तो कह रहे लड़ो, आप करो इलेक्शन का, अपना हुकूमत करो आपको, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऐसी है कि पीपल्स पार्टी को अगर हम दोनों बड़े जो पार्टी जो ज्यादा सीट लिए है पीटीआई की या नून लीग की, अगर हम दोनों को सपोर्ट नहीं करें तो ये असेंबली कहाँ खड़ी होगी। 29 फरवरी लास्ट डेट है असेंबली की। अगर असेंबली का इजलास नहीं बुलाया गया तो वैसे ही ये ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगी। जब असेंबली खत्म हो जाएगी, हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो हुकूमत कहाँ से बनाएंगे। तो पीपल्स पार्टी का तो ये कोशिश है कि इस सिस्टम को चलने दें, जमहूरियत को चलने दे और इन असम्बली को चलने दे। और माजी में पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड है जो तारीख में पहली मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब के वक्त में असम्बली ने 5 साल पूरे किए, और उसके बाद जाके अगले 5 साल नवाज शरीफ साहब को पूरे करने दिए, और तीसरा जो लास्ट टेन्योर था वो भी पूरे कर रहे थे, मगर शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले असम्बली तोड़ के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिए, वरना पीपल्स पार्टी तो इसकी हक में थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। मगर हाँ, एक बात ये भी जरूर है जो हमारे मुज़ाकरात का एक वो है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या पॉलिसी अपनाओगे। जैसा माजी में मजदूर कश पॉलिसी थी मुस्लिम लीग नून की, जिस कमेटी को मैं हेड करा था कौमी असम्बली का मुलाजिमीन कमेटी को, जहाँ मुस्लिम लीग नून ने रवैया रखा, जहाँ उनके मिनिस्टरों ने अपने अफसरान को ब्यूरोक्रेटी को मना किया है कि मंदोखेल की कमेटी भी कोई नहीं जाए, तो अगर फिर भी नचकारी के हवाले से जो वो अपने पर तोड़ रहे तो इस टाइप की जो इक़दामात है तो वो तो हम जरूर उनके साथ बात करेंगे। फिर आपको याद होगा पिछले बजट में भी जो 25 से 32 हज़ार हुआ वो भी आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की जो मुदाखलत से वो बढ़े। तो ये सारी चीजें तो नून लीग के साथ तय करनी है। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको वोट दे, वज़ीर-ए-आज़म दे और वो पूरे पाकिस्तान को बेच दें। मंदोखेल साहब, आपने निजकारी की बात की, मैंने वो पॉइंट नोट करके रखा है, इसके ऊपर आपसे तफसीलन बात करनी है। शौकत यूसुफजई साहब की तरफ बढ़ता हूँ। शौकत यूसुफजई साहब, अगर तो ऑप्शन यही हो कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर किसी रजिस्टर्ड पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार, तो फिर तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड जमात है बगैर सरबराह के, इंतखाबी निशान लिया हुआ है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कलअदम करार होने पे। अच्छा, अगर इसके अलावा उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार हो सकती है कि जिसका एक मेंबर जीता हुआ हो, तो फिर सर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसके निशान के ऊपर साहिबजादा हामिद रजा साहब नहीं जीते हुए, उनका पार्टी निशान है घोड़ा, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में मीनार के निशान पे जीते हुए हैं। तो यहां पे आपको कानूनी पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, हमारी जो लीगल टीम है ना वो तो गई अदालत गई है और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि जी हमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें दे दी जाए। ये हमारा हक बनता है और पूरे पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने वोट किसको दिया है। तो बाकी तो जो जिस चीज़ का हम शिकार हुए हैं, अब ये मुल्क मुतामिल तो नहीं हो सकता मजीद इन चीज़ों का जो तोड़ फोड़ हुई है। तो अब तो मेरे ख्याल से मुल्क को बचाने की ज़रूरत है और जो सिस्टम है उसको बचाने की ज़रूरत है। तो इसमें तो सबको ये देखना पड़ेगा कि मुल्क का सिस्टम कैसे चल सकता है। जिस तरह मंदोखेल साहब ने भी कहा कि ये अगर 29 तारीख तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकी तो फिर क्या वापस आवाम की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमें तो खुशी है, हमें तो कोई इशू ही नहीं है आवाम के पास जाने से, हमें तो कोई खौफ नहीं है। लेकिन ये कि ये जो सिस्टम बनाया गया, इतना बड़ी एक्सरसाइज की गई, जो इलेक्शन कराए गए, हम तो इसके उस वक्त भी खिलाफ थे कि जी आपने इलेक्शन इस तरह कराना है और आपने मैंडेट किसी और को देना है तो आप ना कराएं, वैसे ही दे दें। 1.5 साल इन्होंने कर लिया है, 2 साल और कर ले। लेकिन फायदा क्या हुआ आप मुझे बताएं कि 1.5 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, ये सारे इकट्ठे रहे, फिर उसके बाद जो निगरान की हुकूमत रही उसमें भी सबके लोग शामिल है उसमें। तो नतीजा क्या निकला, मुल्क के मसाइल कितने बढ़ गए हैं। जिस महंगाई के नाम पे कि जी महंगाई है, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करो, तो आप मुझे बताएं कि उस वक्त मसाइल ज़्यादा थे या अभी मसाइल ज़्यादा हैं। ये सारे तजुर्बात मिलकर जो है ना हुकूमत करते रहे। तो आप मुझे बताएं कि आप दोबारा ये हुकूमत में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, कोई रिलीफ तो दे नहीं सकते आवाम।
पेट्रोल और ये अभी अभी रिसेंटली आप देखें ना, जो निगरान के दौर में ही ये सारी चीजें महंगी हो रही है। बिजली आज महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है 67%। ये सब कुछ महंगा हो रहा है और तमाम पार्टीज के मंशूर के अंदर तमाम चीजें सस्ती होने की दावेदारी होती है, तो हमें तो समझ नहीं आता कि उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यही लोग हैं ना जो अभी भी हुकूमत में बैठे हैं, ये कौन सा भी बाहर है, यही लोग ये हुकूमत में बैठे हैं और ये आने के बाद इनकी कौन सी पॉलिसी चेंज होगी। मुझे तो यही मसला लग रहा है। बाकी तो देखें, हुकूमत जिसकी भी हो, अपोजिशन हो, गवर्नमेंट ये जमहूरियत का हिस्सा होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी फिक्र है कि ये अवाम को क्या दे सकेंगे। देखें, जब भी इलेक्शन होता है ना, हालात खराब होते हैं तो लोग कहते हैं जी इसको खत्म करो, नए इलेक्शन कराओ। तो लोगों की उम्मीदें होती हैं कि जी नए इंतखाबात होंगे तो शायद हमारे मसाइल हल होंगे, नई लीडरशिप आएगी। लेकिन लीडरशिप तो वही है, अब देखिए कोई चेंज नहीं आता और जानबूझकर ऐसा किया गया है। वरना अगर ये हमारी सीटें हमें वापस कर दी जाए तो आप देखें सारा हमारी तो लीडरशिप ही चेंज है। जिसको इन्होंने माइनस करना था उसको जेल में डाला हुआ है, तो वो तो अभी तक जेल में ही है। जेल से उसने इलेक्शन लड़ा और उसके नाम पे लोगों ने वोट दिया, तो कम से कम लोगों की राय का एहतराम तो करना चाहिए। लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, आपकी जमात ने लोगों की राय का जिस तरीके से एहतराम किया है ना, आपके सब्र और अखलाक पे दाद देना बनता है। PMLN को देख लें, नवाज शरीफ साहब मानसेरा में आने वाली सीट पे वावेला मचा रहे हैं कि वो सीट हमारी है। पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हमारी नशस्तें ज़्यादा बनती थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही, वो तो 170 क्लेम कर रही है। JUIFA लगी है, GDA है, जमात इस्लामी है, बहुत सी और जमातें। क्या आपकी पार्टी मुल्क के तूलो अर्ज में जितने भी आपके नुमाइंदगान खड़े थे उनके नताइज के ऊपर मुतमईन है कि ये साफ हुआ है इलेक्शन? हमें कोई इशू नहीं है। हमारी जो सीट है ऑन चौधरी साहब वाली, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस की गई हैं हम उनको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम वो सीट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और बिल्कुल ट्रू कैलकुलेशंस के साथ हम वो सीट जीते हुए हैं। और उसके ज़िम्न में जो एक कॉन्फ्रेंस की ऑन चौधरी ने, उसको लाजमी तवज्जो दीजिएगा। तो हमें ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा कि हम इस चीज़ को इन इंतखाबात को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करें। थिंग्स आर गुड और हमें आपको तमाम को मुल्की हालात का, वाक़यात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या कुछ हो चुका है, क्या हुआ है, किस सिमत के अंदर किसने क्या किया है। तो वी होप फॉर द बेस्ट और हम ये देख रहे हैं और हम ये चाहते भी हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, कि पीपल्स पार्टी और ये जो नून लीग है और ये जो पुरानी जमातें हैं, ये ज़्यादा संजीदगी के साथ एक दूसरे के साथ मिलके फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान ये आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने की पूरी कोशिश करें। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू से। जी सर। ठीक। कादर मंदो खेल साहब, आपने निजकारी की बात की तो मैंने वो पॉइंट लिख के रखा हुआ था। निजकारी की मुखालिफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बबांगे दोहल कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निजकारी की हामी है। अगर आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखें तो तमाम प्लान बड़े बड़े जो खसारे में चल रहे हैं इदारे, उनकी निजकारी के हवाले से है। अगर ये हुकूमत मिलके बनती है तो फिर निजकारी के मामले के ऊपर किसकी बात मानी जाएगी? उनकी जिनकी अक्सरियत है या उनकी जो अकलियत में होंगे? देखिए, हमारे बगैर तो नून लीग अपना हुकूमत बना नहीं सकती, ये तो सबको पता है। और जब पता है तो हम कोई वजारत नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो रोजगार पीपल्स पार्टी देती आ रही है और मुलाजमीन के हुकूक के लिए सबसे बड़ी जो पार्टी नंबरदार है, वो सबको पता है पीपल्स पार्टी है। तो हम तो उसके ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। आपको याद होगा पिछली हुकूमत में निजकारी का वजीर हमारा अपना था और हमें एक भी नहीं होने दिया, तो अब कैसे होने देंगे? तो आपका क्या ख्याल है कि हम वो इक़्तिदार प्लेट में नून लीग को दे रहे हैं और वो जाके मजदूर कुश पॉलिसी जो कि माजी में उसने अपनाई, हम उनको होने देंगे? ये तो भूल जाए, तो हो नहीं सकते इस सूरत में। दूसरी बात जो मोहतरम शौकत अज़ीज़ साहब कह रहे थे, जिस तरह उन्होंने हामिद रजा साहब की पार्टी में शमूलियत करके और ये समझ रहे, मैं कि कानून की तालिब इल्म से बात आपको बता रहा हूँ, ये समझ रहे कि वहाँ शमूलियत करके और हमें रिजर्व सीटें मिल जाएगी। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि पार्टी तो PTI भी रजिस्टर्ड है, तो फिर इसके अलावा PTI के साथ रजिस्टर्ड के साथ उन्होंने जो लिस्ट एक जमा करना था रिजर्व सीटों के लिए,
वो तो हामिद रजा साहब की पार्टी ने भी नहीं जमा किया होगा, और अगर जमा भी किया है तो उसने अपने लोगों को जमा किया होगा। ये हम वो दोबारा जमा कर देंगे, फिर ये रिजर्व सीटें हमें मिल जाएंगी, ये किसी सूरत में इसको नहीं मिल सकती है। बात तो जहन से निकाल दे, मैं ये कहूंगा। तो बाकी देखिए क्या सूरत-ए-हाल बनती है, क्या नहीं बनती है, आपके सामने। शौकत यूसुफजई साहब इस पे कमेंट करना चाहेंगे जो मंदोखिल साहब बात कर? मैं बिल्कुल कमेंट करना चाहूंगा। देखिए जो कुछ हुआ तहरीक इंसाफ के साथ वो किसी से ढकी छुपी बात तो है। अब हम अदालत गए हैं तो अदालत अगर फैसला करती है तो हमें कोई एतराज नहीं है ना, हम तो अदालत जा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। तो इंसाफ तो मौजूदा हालात में इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर मौजूदा हालात में इंसाफ नहीं मिला तो नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है। हमें क्या है, हम तो एक तरफ बैठे हैं ना, लेकिन अगर हमें हमारा इंसाफ नहीं मिला, हमें जो हम क्लेम करते हैं हमारी सीटें हैं वो हमें नहीं मिलती हैं, तो नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है। यही लोग आएंगे जिनके बारे में हम कहते थे कि जी इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, वो दोबारा आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे। ये जो 3 साल हो गए ये भी तो इन्हीं का इक़्तिदार है, ये किसी और का तो नहीं है, इन्हीं का स्पॉन्सर शुदा इक़्तिदार है। और उसने मुल्क के जो हालात जिस नहज पे पहुंचाए हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आके क्या करेंगे? पहला खिताब वो क्या करेंगे कि मैं आटा सस्ता करता हूँ। अभी वो जमाने तो गए ना कि उन्होंने कहा मैं कपड़े भेज के अपने मेरे हल्के में उन्होंने स्पीच की थी कि मैं आटा सस्ता ना कर सका तो अपने कपड़े भेज के करूंगा। तो कपड़े तो इतने महंगे नहीं उनके बिक सकते हैं ना कि जिसपे वो कोई इमरान खान का बल्ला तो नहीं है कि लोग जो है ना वो करोड़ों का बल्ला खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेहरबानी करें, वो पॉलिसियाँ दे आवाम को। पॉलिसियाँ इनके पास है नहीं, सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। एक फैमिली पॉलिटिक्स है इनकी। आप देखें पंजाब में ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, मरियम साहिबा बहुत ज़्यादा वो काबिल होंगी, लेकिन क्या इस मुस्लिम लीग नून में पंजाब इतना बड़ा सूबा है, कोई काबिल बंदा और नहीं निकला शरीफ फैमिली के अलावा कि वज़ीर आज़म के लिए भी उनका उम्मीदवार है और वज़ीर आला के लिए भी उनका उम्मीदवार है। अगर मरियम नहीं है तो हमजा होगा, हमजा नहीं है तो कोई और होगा, लेकिन शरीफ फैमिली से होना ये लाजमी है। देखिए ये फैमिली पार्टी जो है ना, ये एक वक्त तक चल सकती है। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ आई है, आप देखें हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया, तो उसकी क्या रिश्तेदारी है इमरान खान के साथ? एक वर्कर है ना, कुर्बानी दी है, वर्कर है, और वर्कर की हैसियत से उनको वज़ीर आला की सीट दी गई है। चले, बतौर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब और बतौर वज़ीर आज़म जो आपने नाम दिया उमर अयूब साहब का, और बतौर स्पीकर आकिबुल्ला साहब, किस हद तक वो पॉजिटिव विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, इसी पे बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि चैलेंजेस बहुत से दरपेश हैं, लेकिन इस वक्त चैलेंजेस कुछ और दिखाई दे रहे हैं। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन साहब ने एक पूरा पैनल बनाया, पार्टी को इकट्ठा किया और हम ख्याल लोगों को साथ लेके चले, बात हुई कि ये इलेक्टेबल्स हैं। मौजूदा इलेक्शन के नताइज के बाद आप क्या समझते हैं, इलेक्टेबल्स किस्सा पारीना हो चुके हैं, अब वोट किसी और बुनियाद पे होते हैं, या फिर वही सीट एडजस्टमेंट वाली बात भी आप उस पर लागू करते हैं जिन्होंने इलेक्टेबल्स को नुकसान पहुंचाया? देखिए, इलेक्टेबल्स अगर मेरिट पर है तो उसको पूरी दुनिया में कहीं उसको चैलेंज नहीं किया जाता। और अगर इलेक्शन इसके ऊपर चला जाए कि आप खंबा भी खड़ा करोगे तो हम खंबे को भी वोट देंगे, तो फिर दें खंबों को वोट। यानी ये जो एक डायरेक्शन के अंदर इलेक्शन गया है या इलेक्शन की जो बुनियाद बनाई गई है, तो वो भी एक मज़े का खेस बुनियाद बनी एक वॉक ऑफ एक तरफ से। अब इलेक्टेबल्स जो होते हैं वो जो काम करने वाले हों और जिन्होंने डिलीवर किया हो, आप कैसे कह सकते हैं कि उन तमाम को आप राइट ऑफ कर दें और आप कहें कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले कहा कि आप इस बुनियाद पर अपने इलेक्शन को लेके आ जाएं कि जी खंबा भी खड़ा करोगे तो हम खंबे को वोट देंगे। अब इसका किसी के पास भी अगर जवाब है तो वो दे सकता है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई है कि हमने कौन सा एक पॉलिटिकल नया एक
जो है डेफिनेशन डिराइव की है सिलेक्शन के अंदर, जिसको हम सपोर्ट करें। जी सर। इसी बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब दिल बर्दाश्ता होकर सियासत को खैरबाद कह के गए। नहीं, आई वुड नॉट से दैट। मैं ये कहूंगा कि किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी को हम सारे इस मुल्क के अंदर पहले यही कहते रहे कि जी अगर कोई बंदा कामयाब नहीं होता तो ये मिनिस्ट्री क्यों नहीं छोड़ देता। वो मिसाल स्कैंडिनेविया की कभी आएगी यूरोप की, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी उस चीज़ को छोड़ेगा नहीं। जहांगीर खान तरीन का जो पूरा चैप्टर अगर आप उसको देखें तो इस चैप्टर की स्टार्ट उस पार्टी से लें जहां से उन्होंने स्टार्ट किया काम को, और अगर आके आज बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ एज वेल मे बी, और बहुत सारे और मुहरिकात भी हो सकते हैं, और अगर वो कहते हैं कि जी मैं इस पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होता हूं, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट। हमें उस पर तनकीद में भी नहीं जाना चाहिए, न शक व शुबात में जाना चाहिए। एक आदमी ने हेल्थी कंपटीशन किया, और अगर वो कहते हैं कि जी मैं अब जैसे डिलीवर नहीं कर सका या व्हाटएवर जो भी रीजन दें और मैं इससे रिटायर हो रहा हूं, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और रिटायर आदमी क्यों ना हो, किसी स्टेज पे क्यों ना रिटायर हो, ये भी बताएं। ये एक अच्छी बात है कि रिटायर क्यों ना हो। यहाँ पे तो रिटायरमेंट जो ताहयात नहीं होती। कादिर मंदो खेल साहब, आप क्या समझते हैं कि जी आप कमेंट करना चाहते हैं? रोकड़ी साहब। मैं वही कह रहा हूं, नहीं यहाँ पे तो यानी कुछ भी कर देने के बाद कोई रिटायर होने का नाम नहीं लेता, तो एक तो उस एंगल को भी देख लीजिए, यानी कुछ भी कर दें तो वो रिटायर नहीं होना। तो आई थिंक जहांगीर खान की इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ही हैज लिव्ड अ गुड पॉलिटिकल लाइफ, बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल हेल्थी इनिंग उन्होंने खेली, और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक। कादिर मंदो खेल साहब, कराची की अगर सूरत हाल की बात करें, अब कराची में जमात इस्लामी भी है, वो कहती है कि हमसे नशिस्तें छीनी गई, पीपल्स पार्टी भी क्लेम कर रही है। तो कराची में क्या अवामी मैंडेट एमकेएम वाला नहीं है? देखिए, आपको मैं दलाइल के साथ बात करूंगा, वकील हूं। आप थोड़ा सा ये चीज देख ले कि मेरे हल्के NA 242 में जो 24 तारीख को एक हमने इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा था हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, और उसमें ये क्लियर कट किया गया कि यहाँ पे 259 लोगों को जिंदा जलाया गया, जिसको एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल साहब ने माना भी था कि वो यहाँ पे हमारे लोग हैं, और 33 ज्यादा जाली जो ना वो कत्ल किए गए थे। तो उसके साथ साथ मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कोई, डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पे 1 लाख रुपए के जो 100 का बंडल था वो खुलेआम फरोख्त किया। चलो मैं नहीं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर ने नहीं किया, हमारे जालों ने 25 से 30 हजार वोट हमने चीने हैं। तो 71,000 मुस्तफा कमाल साहब के एक्चुअल वोट थे 3,800, और 25 से 30 हजार जो वोट हमने उसी चीने, तो ये मैं मिला के जो नहीं ये हो गए 1 लाख वोट। तो मैं ये कहूँगा, तो उसके बाद मुझे एक बात बता दे कि जिसके ऊपर कोई स्टैंप जाली है, जिसके ऊपर सारी चीजें जाली है, तो मैं इलेक्शन कमीशन के सामने और आपके सामने ये पूरा थैला आपको भर के दिखा रहा हूँ, जिसमें एमक्यूएम के स्टैंप लगे हुए हैं और काउंटर पार्ट समेत। आपको पूरे पाकिस्तान में ऐसे सबूत नहीं मिलेंगे। काउंटर पार्ट भी मौजूद है, और नीचे पतंग के ऊपर स्टैंप भी लगा हुआ है, और बैक साइड पे कुछ नहीं है, और ये सूबाई हल्के का है। और इसी तरह ये सारे मिला के मेरे पास 25 से 30 हजार बैलेट पेपर पड़े हुए हैं। ये आपके पास कि मैं किसके मुंह पे मारूं? नहीं, ये किधर से आए आपके पास? ये आपको सोशल मीडिया में नजर आए होंगे कि हमारे जालों ने एमक्यूएम के गुंडों से चीरे गए। मेरे पेज पे मौजूद है, सब मौजूद है। और उसके बाद जब हम इलेक्शन कमीशन पे वहां पे जब देखा कि रेंजर्स भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, और अंदर इनके गुंडे असले समेत हमारे खवातीन पुलिस स्टेशन में घुसे, उसके बाद जब मैं अंदर गया हूं वहां पे, और अंदर जाने के बाद हमने वहां पे जो शख्स मुस्तफा कमाल कहता था कि मैं आधे घंटे में पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकता हूं, जूते छोड़ के भागे वहां से। और फिर उसके बाद आरओ डीआरओ ने बकायदा इलेक्शन कमीशन को लेटर दिए है कि भाई यहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है। उसके बावजूद प्रिजाइडिंग अफसर को ब्लैकमेल करके एफआईआर दर्ज की मेरे खिलाफ। लेकिन मेरी भी एक दरखास्त है, मैंने तो जमानत ले ली है।
मेरी भी एक दरख्वास्त है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, कामरान अख्तर और इनके जो जिताए गए कैंडिडेट फ़हीम अहमद और उनके 25 से 30 लोग असले समेत पोलिंग स्टेशन में घुसे और वहां पे लोगों को ये सारे बंडल जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये छीने गए। ये इलेक्शन रूल्स का, इलेक्शन का जो कानून है, इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 171, 172 और 173, इसके तहत पोलिंग स्टेशन पे जबरदस्ती घुसना, वहां पे जो ना ये इस तरह धांधली कराना, इसके तहत एफआईआर दर्ज आज मैंने सेशन कोर्ट में 22 की पिटीशन दाखिल की है। तो कहने का मकसद है कि पूरे पाकिस्तान में इतना बेनकाब इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ है जो NA 242 इतना बेनकाब नहीं हुआ जितना 242 के अंदर हुआ। ठीक, 3800 वोटों पे। ठीक, शौकत यूसुफजई साहब, आपने बता दे, मैं मंदो-खेल साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। शौकत यूसुफजई साहब, आपने अली अमीन गंडापुर साहब का तज़किरा किया। इब्तदाई तौर पे हमें जो इतलात थी कि जब आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से अभी बातचीत कर रहे थे तब PTI-P से भी बात हो रही थी। ज़रा ये बताते हैं, अब कन्फर्मेशन आपने करनी है या उसकी तरदीद कर दें, कि मुआहिदे की बुनियाद के ऊपर परवेज़ खटक साहब ने इस्तीफ़ा दिया और परवेज़ खटक साहब अलहदा हो गए। आप PTI-P के साथ चलना चाहते थे। महमूद खान साहब ने उस ओहदे के ऊपर बरकरार रहना था जो शरीक चेयरमैन का था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसकी वजह से आपने PTI-P को माइनस कर दिया और सुन्नी इत्तेहाद के ऊपर ही फोकस किया। तायीद करेंगे या तरदीद करेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूमात है और कल मैंने अली अमीन साहब से पूछा भी था, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी PTI-P के साथ किसी किस्म का कोई वो यानी आला सतह पे नहीं हुआ। अगर कोई MPA लेवल पे किसी ने कहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई इस तरह का कोई मायदा नहीं हुआ है। जिस तरह उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तेकाम पार्टी वालों ने, इस तरह इन्होंने भी दे दिया है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बड़ा इंकशाफ करना चाहता हूँ, और ये पहले तो इस पे आता हूँ, फिर बाद में इंकशाफ करूंगा। खैर, ये जो इलेक्टेबल की बात की, तो ये मैं बड़े वो करता हूँ, इज्जत करता हूँ मंदो-खेल साहब की। देखें, खम्बों की मिसाल दी गई, लेकिन सारे तालीम याफ्ता लोग आए हैं, यूथ आया है, नौजवान आया है, और उसमें से कोई रिश्तेदार नहीं है इमरान खान का। ये पहले बहुत बड़ी चेंज है पाकिस्तान के अंदर बगैर पैसों की। अब मेरे जो है ना, मेरे ख्याल से मेरे कोई 22,000 रुपये लगे हैं इलेक्शन के अंदर। ये कभी हो सकता है कोई बता दे मुझे। पिछले इलेक्शन में मैंने 2 इलेक्शन किए थे, 4,75,000 रुपए लगे। इस दफा टोटल 22,000 रुपए मेरे जेब से लगे। तो ये जो है ना, ये चेंज है बहुत बड़ी कि लोगों को, और हमारे खिलाफ क्या होता है, ये पाकिस्तानी तारीख में पहली बार ही था कि किसी ने सस्ता इलेक्शन लड़ लिया है। सर, हमारे सारे यही हाल है। PTI के जितने लोग हैं ना, ज्यादातर, अब हमारे मुकाबले में क्या था, यहाँ जी PCC हो रही है, यहाँ जी एक्सीवेटर दिया जा रहा है, सड़क बन रही है, यहाँ जी पैसे दिए जा रहे हैं, टंकियां जा रही हैं, ये सब कुछ हो गए। अच्छा, दूसरी, वैसे मैं अब जाती वजाहत कर रहा हूँ, जहांगीर तरीन साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे साथ रहे हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, लेकिन एक वजह से मेरे और उनके दरमियान, मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था तो उनके साथ इख्तिलाफात हुए, और इख्तिलाफात यहाँ तक पहुंचे कि उन्होंने मुझे वजारत से हटा दिया। इमरान खान से कहा कि या ये होंगे या मैं होऊंगा। अच्छा, तो मुझे वजारत से हटाया गया, और मैं जब घर आया मैंने अपने वालिद से कहा कि जी इस तरह मुझे उन्होंने हटा दिया है, लेकिन मैं वो जो डिमांड कर रहे हैं वो मैं नहीं मान सकता, लिहाजा मैंने कह दिया कि जी मुझे हटा दें। तो उन्होंने एक हाथ उठाया, उन्होंने कहा अल्लाह ताला इनकी सियासत खत्म कर दे। तो वो डिमांड क्या यूसुफजई साहब, डिमांड क्या थी? वो तो खैर वो छोड़े, वो मतलब जो भी था वो अब इस वक्त, यानी आप ये कह रहे हैं मावराए कानून कोई डिमांड थी? नहीं, बस छोड़े, बस इख्तिलाफ था मेरा जाती, मैं समझा था कि ये ठीक नहीं है, बाकी सारे कह रहे थे कि जी ठीक है आप कर दे, मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे जाती तौर पे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ उनके बारे में। उन्होंने एक बदवा और की थी कि वो जो बेचारे पे फिर मरज भी आ गया, लेकिन मैंने अपने वालिद से रिक्वेस्ट की कि हमारा उनके साथ कोई इस तरह वो नहीं है कि आप इस तरह की बदवा करते हैं। तो उन्होंने कहा अल्लाह इसको सेहत दे, तो सेहत तो उनकी रिकवरी हो गई है, लेकिन अभी तक जहांगीर तरीन साहब ने मेरे वालिद से माफ़ी नहीं मांगी है कि वो उनका दिल क्यों दुखा था, और उन्होंने जो बदवा की थी कि अल्लाह इनकी सियासत ख़त्म करे, तो वो दिन और आज दिन। तो अभी भी अगर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो माने, तो मेरे वालिद ज़ईफ़ है, 90+ हैं, उनका दिल दुखा था, आ जाएं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आके अपना
कैरियर जारी रखें। ये मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि मैं इनको कॉल करूँ कि मेरे वालिद खफा हैं और मेरे वालिद काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी ज़ईफ़ हैं, और ये उनके दिल से दुआ निकली थी, दो दुआ निकली थी और दोनों हो गई थी। लेकिन एक का मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे उनके बच्चों के या उनके साथ कोई ज़ाती वो नहीं है, अल्लाह इनको सेहत दे, और उस पर काफ़ी अल्लाह ने उनको रिकवर किया, सेहत दी। तो ये मैं ज़ाती बताना चाहता था और ये मैं सही बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई इसमें कोई वो है, ना मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि उनको बददुआ हुई है हमारी तरफ से। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब ये जिस डायरेक्शन में शौकत खान ने बात की, इस पर मैं खामोश रहूँगा। मैं अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये तजिया करूँ तो शौकत खान को हटाने के लिए अगर जहांगीर खान ने कहा तो चेयरमैन ने शौकत खान को नहीं हटाना था। सिंपल। आप पार्टी की जब लीडरशिप होती है, क्यों यानी अभी मुझे क्योंकि इस मामले का बिल्कुल इल्म नहीं है तो इसके ऊपर कलाम करना किसी तरीके से अदल नहीं होगा, लेकिन शौकत खान की बात सुन के जो मुझे लग रहा है कि इनको हटाया गया और इन्होंने इनके साथ ज्यादती हुई, तो वो पार्टी चेयरमैन को नहीं सुननी चाहिए थी बात जहांगीर खान तरीन की। तो दिस इज व्हाट आई कैन से। जी सही। खुर्रम रोकड़ी साहब, अगर देखा जाए इस वक्त जो मौजूदा फॉर्मूला बन रहा है हुकूमत बनाने का, अभी तक दावेदार तो बहुत से हैं लेकिन हुकूमत बनती दिखाई नहीं दे रही। आप बतौर सियासतदान क्या समझते हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो किस हद तक पायदार हो सकती है या देर पा फैसले कर सकती है? यासिर, हुकूमत पायदार होती है दुरुस्त फैसलों के साथ, और अगर वो डायरेक्शन ठीक पकड़े और फैसले दुरुस्त करे तो वो हुकूमत चलती है। और हुकूमत चाहे जितनी भी मजबूत नज़र आ रही हो, और अगर वो फैसले दुरुस्त ना करे और उसकी गवर्नेंस में इश्यूज हों और उसकी डायरेक्शन गलत हो तो वो हुकूमत नहीं चल सकती। हुकूमत बन जाएगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये जो लोग हैं ये हुकूमत बना लेंगे। ये पुराने पॉलिटिशियंस हैं, ये एक पॉइंट के ऊपर आके हुकूमत बना लेंगे। ये अभी जो इनकी टग ऑफ वॉर है ये एक नेचुरल है, ये चलेगी और ख़त्म हो जाएगी। डिपेंड ये करता है कि जो भी हुकूमत आए वो कितनी सिंसेरिटी के साथ हुकूमत को चलाती है, और फिर मिनिस्ट्रीज जो हैं उनकी वो किन लोगों को हवाले करती है और कितनी मेहनत करती है। तो फिर वापस कंक्लूड करूंगा अपने आर्गुमेंट को कि हुकूमत चलेगी दुरुस्त फैसलों के साथ, हुकूमत चलेगी रिट ऑफ द लॉ को मेंटेन करने के बाद, रिफॉर्म्स को लाने के साथ, और लोगों के जहां मामलात को एड्रेस करना है वहीं पर एक जो लॉलेस सोसाइटी हमारी बनी है इसको लॉ अबाइडिंग सोसाइटी की तरफ जब हम लाएंगे तो बेहतरी होगी। और सबसे ज्यादा मुईशत और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो इस तरीके से हुकूमत चल सकती है इंशाल्लाह, और आई सी कि ये हुकूमत चलेगी, 5 साल अपना टाइम पूरा करेगी। जी, यानी मावराए कानून या लाकानूनियत का खात्मा हो के कानून के मातहत अगर कोई मुआशरा चलता है तो वही बेहतरी की जानिब गामजन होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे इसी के ऊपर कमेंट जो है वो कादिर मंदुखिल साहब का भी लेंगे, कहीं नहीं जाएगा शेवदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वो कुलिया कौन सा है, वो नुस्खा कीमिया जिससे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है? सब ने हुक्मरानी कर ली है और सब दावेदार भी ये हैं कि हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन सभी फिर एक दूसरे के ऊपर बार कंधों पे रख देते हैं कि अगर कोई बैड गवर्नेंस का मुजाहरा हुआ है तो इनकी वजह से हुआ है, हमारा उसके अंदर कोई हाथ नहीं है। वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, सभी वो बोझ बांटते नहीं हैं। हर दूसरे के ऊपर तनकीद दिखाई देती है, बहुतान तराजी दिखाई देती है, जो बाव दस्तार के ऊपर दाग लगाने की कोशिश दिखाई देती है, और वही रद्द अमल हमें कारकुनान के अंदर फिर देखने को मिलता है। और नया तर्ज सियासत है जहां पे नजरियात की बुनियाद के ऊपर बड़ी तब्दीली भी आई है, जहां पे लोगों की सियासी बलूगत भी देखने को आई है। वहीं पे हमें कुछ ऐसे मंजरनामे भी देखने को पड़ते हैं जो खदशात का इजहार करते हैं कि मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होगा। शौकत यूसुफजई साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में ये जो डिवीजन है हमारी कौम के अंदर, क्योंकि कौम बुनियादी तौर पे एक होती है, कौम बटी हुई नहीं होती। सियासतदान बट जाएं अपने जाती या सियासी मफाद में,
कौम को एक साथ जोड़ने के लिए कौन सा ऐसा पैमाना है या कौन सा ऐसा कुलिया है कि एक साथ जोड़ा जा सकता हूं? फेयर फ्री इलेक्शन करा के आवाम की राय का एहतराम करें तो सारी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह हो कि वोट किसी और को दिया हो, जीता कोई और हो, तो इसी से तो सारी खराबियां पैदा होती हैं और ये हमेशा से होती आ रही हैं। जब तक हम अपने इलेक्शन का प्रोसेस को दुरुस्त नहीं करते, चीफ इलेक्शन कमीशन और इस तरह के हालात लोगों को हम सही लोगों को नहीं लगाएंगे, उनको पॉलिटिकल और उसके एफिलिएशन के बुनियाद पर लगाएंगे, तो उसका यही नतीजा निकलेगा। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि इस वक्त जो है जिसने जो वोट लिया है उसको वोट उसका सिला देना चाहिए, ताकि जाके ये मसले हल हो, वरना ये मसले और गंभीर होते जा रहे हैं। माशी सूरत-ए-हाल खराब से खराब होती जा रही है। अब तो अल्लाह खैर करे कि अगर ये चीज़ें यहाँ पे रुक गई और तो मुझे तो बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल का मेरे सामने मंजर नजर आ रहा है। अगर हम इस चीज़ को ना रोकें, सब मिलके इस मसले का हल ना निकालें। अब ये डिपेंड करता है आपके इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि जो गलतियां की उन्होंने उस गलतियों से सबक सीखे और आगे जो है जिसका जो हक है उसको दे दे, ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। कादिर मंदोखेल साहब, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात होती है, आपको मालूम होगा कि आज सेनेट के फ्लोर के ऊपर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने या दीगर सेनेटर्स जो हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की है इस इलेक्शन के हवाले से और क्या मुतालबे किए हैं। आप क्या समझते हैं कि इसी तरह के मुतालबे पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं या इस मोड़ के ऊपर दानिशमंदाना और मसलहत के तहत कोई और फैसला करने की जरूरत है? देखिए, यकीनन असेंबली के और सेनेट के फ्लोर पे ये सारे मसले हल करने चाहिए। और पिछले जो इलेक्शन जो रूल्स है उस कमेटी का मैं हिस्सा था पार्लिमानी अफेयर्स का, जहां जितने इलेक्शन शफाफ तरीके से जो कानून बनाए गए, तो मैं समझ रहा हूँ इसमें कोई जालसाजी नहीं हो सकती थी। और जब 8 फरवरी को सुबह वोट लोगों डाल के आ गए और फिर मैं भी एक पोलिंग स्टेशन में गया था जहां मैंने अपना वोट डाला था, तो वहां तो मैं 100% समझ गया कि सिस्टम के तहत तो कोई जाली वोट डाल नहीं सकता है। उसकी वजह ये थी कि जब आप वो जाते थे तो आपसे शनाख्ती कार्ड पूछते थे, फिर आपके वो इंदराज में नाम चेक करते थे और वो बावाज़ बुलंद सब पोलिंग एजेंट के सामने अनाउंस होता था। फिर आपको बैलेट पेपर इशू होते थे, फिर उसके ऊपर काउंटर पॉइंट पे आपको अंगूठा लगाया जाता था, फिर उसके बाद बैलेट पेपर पे आपसे वो अंगूठा लगवाते थे। उसके बाद वो जो बैलेट बॉक्स था वो सबके बीच में रखा होता था और वोट डालना पड़ता था। तो मैं समझ गया, मैंने कहा इतना शफाफ तरीका है, यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं कोई दाखिल करे। मगर ये नहीं पता था कि 4 बजे के बाद असलह बरदार लोग आएंगे गन पॉइंट पे, रेंजर्स और पुलिस के सामने, और पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करेंगे। माजी में तो अंकम का तरीका ये था कि वो पोलिंग स्टेशन में घुस के घंटे 2 घंटे के अंदर टप्पे लगाते थे। इस मर्तबा वो पहले से लाखों की तादाद में वोट बनाए लाके और रबड़ बैंड पे, आपको मैंने दिखाया था, रबड़ बैंड पे बकायदा जो ना वो बांध के, रबड़ बैंड के साथ बांध के और वो डाले जाते थे। आप मुझे बता दो कि ये है रबड़ बैंड, ये रबड़ बैंड इस तरह करते थे और ये इस तरह डायरेक्ट ठूसते थे, जिसकी वीडियो भी आ गई है सामने। तो आप मुझे बता दो, ऐसे सिस्टम के तहत तो कोई भी 2% का आदमी वो लाखों वोट ले सकते थे, या आम जो लोग है या जो जमहूरी पार्टी है या जो वोट जो बैंक है जिसका, वो तो बेचारे मुंह देखते रहेंगे। तो मैं आपके तौर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहता हूं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि आपको सबूत चाहिए ये NA 242 का, और मैं दावे के साथ कहता हूं ये 1 लाख बैलेट पेपर जो एनक्यूएम मुस्तफा कमाल साहब लाए ये जाली थे, क्योंकि इतनी तादाद में तो वो खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि लाख रुपए का एक रेट चल रहा था, तो इस तरह तो करोड़ों रुपए होते थे। तो दूसरी सवाल में ये पूछना चाह रहा हूं इलेक्शन कमीशन से, आपके टोटल पाकिस्तान में वोट थे 7 करोड़, आपने 26 करोड़ बैलेट पेपर क्यों छपाए? उसका भी जरा हिसाब दे टेक्निकली। आपको 7 करोड़ के बजाय ज्यादा से ज्यादा 8 करोड़ छापने चाहिए, ताकि 26 करोड़ बैलेट पेपर का क्या तुक बनता था कि आपने छपाया। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये 26 करोड़ उन्होंने बेचे, इसमें जाली भी आ गए, एक मशीन भी पकड़ी गई है। तो ये सारी चीजें जब तक इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं देखेगा, इसी तरह अफरा तफरी होता रहेगा, इसी तरह लोगों के अंदर एक इंतशार होगा। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं
या जिनके साथ ज्यादती हुई वो खामोश बैठेंगे? कभी नहीं। जो जिनके साथ ज्यादती हुई वो खामोश नहीं बैठेंगे। आखिरी राउंड पे खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, सवाल ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, इदारा जाती रिफॉर्म्स, उसकी बहुत बातें होती हैं, सेनेट के फ्लोर के ऊपर, कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, मंशूर के अंदर शामिल होती हैं, लेकिन हमने माजी करीब की जितनी भी हुकूमतें देखी हैं, जितने भी अदवार देखे हैं, बातें तो बहुत सी हुई लेकिन अमल दरामद ना हुआ, और जब हुकूमत से बाहर निकले फिर उस पर बात हुई। अब हर जमात जो है वो इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन रिफॉर्म के लिए इकट्ठे नहीं होते, वो कैसे होंगे? यासिर, रिफॉर्म्स होंगी एक पूरी डायरेक्शन लेने के बाद, और सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, हमें हर पूरा जो सिस्टम है इस सारे में अगर आप इसको देखें सब्जेक्ट वाइज, तो हर जगह पे आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इन रिफॉर्म्स के साथ हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जिस एरा के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, हम इस टाइम जोन में जब तक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को मिलाते नहीं हैं, तो इतनी बड़ी तादाद और इतनी बड़ी आबादी और इतने डिफ़िकल्ट चैलेंजेस हैं कि हम किसी सूरत में भी उन मसाइल का हल नहीं कर सकते। मैं कंक्लूड करूंगा कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, है, और इसको हमें प्रायोरिटी नंबर 1 पे करना चाहिए, और फिर हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को साथ मिलाकर रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, तब रिजल्ट आएगा। नहीं तो वरना अगला इलेक्शन आएगा फिर यही बातें आएंगी। आपके प्रोग्राम के तवस्त एक और बताता चलूं कि दरादम खैल से भी बहुत ज़्यादा बैलेट पेपर छप के गए और बहुत सारी चीज़ें तकसीम हुई हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। दरादम ये नहीं, उसके फिर रोखड़ी साहब ऐसे ना करें ना, फिर उसके बेनिफिशियरी भी बताएं ना कि कौन रहे। बेनिफिशियरी उसको आपके सबसे ज़्यादा केपी में और इन इलाकों के अंदर नज़र आएंगे। तो दरादम खैल से बाकायदा प्रिंटिंग लोगों ने करवा के फॉर्म 45 तक की, तो उन्होंने मैनिपुलेशन की। और वैसे इस सब्जेक्ट को फिर किसी दिन लाइएगा कि वाई मीडिया एट 6 o'clock और 6:30 बजे जाके मीडिया ने क्यों ये सारी चीज़ को ब्रेक करना शुरू किया अगेन। लेकिन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को हम लेके आएँ और रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, तो इन चीज़ों से हमारी बचत हो सकती है। यासिर, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। अब तो बहुत लाजमी हो गया है कि इस चीज़ की तहकीकात करे, कम से कम इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी ये वो पार्टी थी जो कहते थे कि जी ये इनकी अपनी पार्टी है, अगर ये डिमांड कर रही है तो ये ज़रूर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो रोखड़ी साहब ने बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं इनकी बात को आगे ले जाता हूँ और डिमांड करता हूँ कि तहकीकात जरूर होनी चाहिए। अच्छा, शौकत यूसुफ साहब मेरे उसी सवाल पे हैं जो मैंने आखिरी राउंड के लिए रखा हुआ है कि रिफॉर्म्स ना होने के पीछे वजूहात क्या हैं? क्या ये वजह है कि जो ताकतवर है उसको सूट करता है कि जो हुकूमत से अभी निकला है और उसकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जरा जड़ें मजबूत हैं तो उसको सूट करता है, इसलिए रिफॉर्म्स नहीं होंगी? देखिए, पैसा अल्लाह हर किसी को दे, लेकिन बदकिस्मती है कि वो पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में। आप ये सोचें कि अगर सेनेट का इलेक्शन हो तो 50-50 करोड़ और 1-1 अरब रुपए लगा के लोग जो है ना सेनेट में पहुंचते हैं, तो फिर क्या करते हैं? ये पैसा कहाँ से आएगा? ये सारा ब्लैक मनी हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो ये हम हमारा जो अपना जो FBR का सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, साथ साथ जो है ना जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें किसी किस्म की वो ना कम्प्रोमाइज ना किया जाए। जो क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप अगर सिफारिश पे लगाएंगे, अगर आप जाती एफिलिएशन के बुनियाद पे लगाएंगे, तो उसके रिजल्ट हमेशा खतरनाक आएंगे। वो जब तक हम इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स को पूरी तरह माने ना, बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, बना तो सब चुके हैं, जिस तरह मैंने कहा कि हर किस्म के रिफॉर्म्स आ चुके हैं। और बाज़ाहिर मुझे भी ये लग रहा था कि किसी किस्म की धांधली नहीं होगी, लेकिन बाद में पता चला कि प्रिंटेड वोट आए थे और वो डाले गए। हर बंदा जब जाता था वो 4-4 वोट डालता था उधर। हम मना करते रहे, उस वक्त तो हमें, आपको पता है कि हमारी क्या सूरत हाल थी, हर तरफ से फेंटियां पड़ रही थी। तो ये चीजें हुई हैं और इसका नतीजा ये है कि अवाम मायूस हो रही है। इसका नतीजा ये है कि अवाम मायूस हो गए हैं। जब अवाम मायूस होंगे तो फिर मुस्तकबिल में किस तरीके से इक़दाम उठाए जा सकेंगे और वो सिस्टम के ऊपर किस तरीके से अपना तयक्कुन बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, शौकत यूसुफजई साहब, कादिर मंदुखिल साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।